एक टॉपिक है आपके सामने जिसको आपने रीड करना है, तो कोई ऐसा तरीका है कि जब आप उसे रीड करें तो आप उसको बेहतरीन तरीके से समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और आज हम डिस्कस करेंगे SQ3R स्टडी मेथड। एक टॉपिक जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने इसको पढ़ना है और हमने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। तो क्या होता है कि हम स्टार्ट से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब हम पूरा का पूरा पढ़ते हैं और एट द एंड जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता, तो हम दोबारा उस टॉपिक को पढ़ते हैं। अब जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, लेकिन अब भी हम पूरी तरह बात समझ नहीं आई होती। फिर हम क्या करते हैं कि हम तीसरी दफ़ा भी उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसा मेथड हो जिससे हम जब पढ़ें तो हमारी एक दफ़ा पढ़ने में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। देयर इज़ अ मेथड दैट इज़ कॉल्ड SQ3R मेथड। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू कंसीडर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। SQ3R स्टडी मेथड, तो इस मेथड के अंदर जो है ना, S से हमारा बनता है सर्वे, Q से हमारे बनता है क्वेश्चन और 3 से आगे हमारे 3R आते हैं। सबसे पहला जो R होता है वो है रीड, और उसके बाद जो अगला R होता है वो है रिसाइट, और आखिरी जो R होता है वो होता है रिव्यू। फ्रांसिस पी रॉबिन्सन, जो कि एक बहुत बड़ा मशहूर साइकोलॉजिस्ट था, उसने 1946 के अंदर अपनी एक बुक लिखी थी अफेक्टिव स्टडी। उसके अंदर जो है ना, उसने ये स्टडी मेथड डिस्क्राइब किया, तो उससे काउंटलेस स्टूडेंट्स ने इसको यूज़ किया और इसकी इफेक्टिवनेस को प्रूव किया है। फर्स्ट स्टेप है इस स्टडी मेथड का, उसको हम कहते हैं सर्वे। सर्वे के अंदर आपने एक टेम्पटेशन से अवॉइड करना होता है, अपने आप को रोकना होता है कि आप उस चैप्टर को रीड मत करें। उसमें आपने क्या करना होता है कि चैप्टर के अंदर जो हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स होंगी, जो उसके साइड पे नोट्स लिखे होंगे, जो समरीज होंगी, जो टेबल्स होंगे, जो डायग्राम्स होंगी, पिक्चर्स होंगी, जो ये सारी चीज़ें होंगी ना, इनको आप पढ़ेंगे। आप सर्वे कर रहे होंगे तो ये तकरीबन आपके 3 से 5 मिनट लेंगे अगर आपने पूरे चैप्टर का करना हो। और जब आपने ये कर लिया होगा तो बेसिकली आपके पास एक फ्रेम लाइन आ जाएगा कि ये हेडिंग लिखी हुई थी जो मैंने उसके बारे में कुछ जो है ना ऑथर उसके बारे में बताएगा, फिर ये सब हेडिंग आएगी उसके बारे में कुछ ये ऑथर बताएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, तो आपने इनकी हेडिंग्स को पढ़ लेना है, लेकिन टेक्स्ट को रीड नहीं करना। और साइटोप्लाज्म और जो सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा, उसकी एक पिक्चर बनी हुई है, सारा डायग्राम बनी, उसको आपने देखना है। उसके साथ उन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है, आपने उसको देखना है। एंड पे एक समरी छोटी सी लिखी हुई है, उसको पढ़ना है, लेकिन आपने जो टेक्स्ट है उसको भी रीड नहीं करना। जब आप ये करेंगे तो बेसिकली आप सर्वे कर रहे होंगे अपने टॉपिक का। सर्वे जो है ना, बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क दे देता है। ये बेसिकली एक स्केलेटन होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर अब आपका खड़ा होगा। जब आप रीड करेंगे, जब आप मुख्तलिफ उसके टॉपिक के अंदर डिटेल में जाएंगे, तो आपके पास एक ऑलरेडी एक स्केलेटन खड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर चीज़ें लगा सकते हैं, और जब आप चीज़ें लगाएंगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरा जो स्टेप इस स्टडी मेथड के अंदर था वो था क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के अंदर जो भी आपने अब समरीज, हेडिंग, सब हेडिंग्स पढ़ेंगे, उससे आप खुद ब खुद क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देंगे, उन हेडिंग्स को कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे क्वेश्चंस के अंदर। और अगर आपके जहन में कोई चीज़ आ रही है कि यार इस चीज़ का क्या मतलब था, जो कि आपको समझ नहीं आई, तो आप उसका क्वेश्चंस बनाएंगे। ये बेसिकली आप क्वेश्चंस जनरेट कर रहे हैं ताकि जब आप असल में उस टॉपिक को रीड करना शुरू करें ना, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आपके दिमाग के अंदर वो क्यूरियोसिटी की वजह से फिर आप जब उसको रीड करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर चीज़ें ज़्यादा स्टोर हो जाएंगी, वो स्टक करेंगे आपके दिमाग के अंदर। तीसरा जो आर आता है उसके अंदर ये है कि जो भी आपने अब क्वेश्चंस और जो भी सर्वे किया हुआ है उसको बेसिकली अपनी बेसिक्स बनाते हुए ना आपने पढ़ाई करनी है। इस बात का मतलब ये है कि जब आप रीडिंग कर रहे होंगे ना, तो आपने देखना है कि जो उनसे भी क्वेश्चंस आपने क्यू में वाले पोर्शन बनाए थे, तो जब आपने उसको टेक्स्ट को रीड कर रहे होंगे ना, तो आपने सोचना है कि मैंने इन क्वेश्चंस का असल में आंसर देखना है। तो आप एक्टिवली रीड कर रहे होंगे और आपका बेसिकली मकसद यही होगा जब आप रीड कर रहे होंगे कि आपने इन ही क्वेश्चंस का आंसर्स को तलाश करना है। तो जब आप रीड कर रहे होंगे तो वो आपकी एक्टिव लर्निंग होगी, वो आपकी पैसिव लर्निंग नहीं होगी। आप एक्टिवली अपने जो भी मटेरियल होगा उसके साथ इंगेज हो रहे होंगे। जब आपने सर्वे किया हुआ है, क्वेश्चंस किया हुआ है ना, तो जो आपकी रीडिंग है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी, क्योंकि अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी होगी और आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स के बारे में पहले से आइडिया भी होगा। तो बजाय इसके कि अब आपने जो है ना सिंपल सी आपने रीड की होगी, तो आपने थोड़ा सा टाइम जो पहले सर्वे क्वेश्चन के लगाया होगा ना, तो ये आपका रीडिंग वाला पोर्शन ना बड़ा मजे का हो जाएगा। जो दूसरा आर्ट था वो था रिसाइट। रिसाइट के अंदर जो भी अब आपने पढ़ा हुआ है ना, अब आपने बेसिकली उस चीज़ को बताना है किसी को। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप उस चीज़ को बता रहे होंगे ना, तो आपने कोशिश करना है कि अपने लफ्ज़ों में उस चीज़ को बयान करें। और जब आप उस अपने लफ्ज़ों के अंदर करें, और इसके अलावा जो है ना, जो अपने क्वेश्चन क्यू वाले पोर्शन के अंदर बनाए थे, उस पोर्शन के जो क्वेश्चन हैं उनको ख़ास तौर पे आपने आंसर करना है इस रिसाइट वाले पोर्शन के अंदर।
आपने कोशिश करना है कि जो सी भी हेडिंग सब हेडिंग्स जो है ना उसको अपने दिमाग में लाना है और कोशिश करना है कि क्या लिखा हुआ था उसके अंदर, क्या चीज़ें उसके अंदर थी। बेसिकली जो आप रिसाइट कर रहे होंगे ना, तो ये बेसिकली आपका एक्टिव रिकॉल का पोर्शन होगा। जो एक्टिव रिकॉल है ना वो एक बेस्ट स्टडी टेक्निक है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रिसाइट वाला पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। रिसाइट करने वाला पोर्शन है ना वो आप 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। उसमें आप आइदर ये कर सकते हैं कि आप किसी को या अपने आप को ज़ुबानी बता सकते हैं वो टॉपिक, और अगर कोई बंदा नहीं, आप ज़ुबानी नहीं बताना चाहते तो आप लिख भी सकते हैं। तो उसमें आपने जो से क्वेश्चंस बताए हुए, जो सी हेडिंग्स सब हेडिंग्स बताई हैं, वो बेसिकली आप लिख देंगे साइड के ऊपर, और जब आप बोल रहे होंगे तो आप बोल देंगे। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से आप जो है ना रिसाइट कर सकते हैं। और जब आप ये कर रहे होंगे, अपने दिमाग से दोहरा रहे होंगे बुक बंद करके, तो बेसिकली ये एक्टिव रिकॉल होगा। एक्टिव रिकॉल जो है ना वन ऑफ द बेस्ट स्टडी टेक्निक्स है, और ये आपकी मेमोरी को ना बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। सो आपने एक्टिवली रिकॉल करना है। और अगर इसके अलावा एक स्टेप फर्दर है जिसमें आप एक्टिव रिकॉल के साथ फाइमन टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जब आपने टॉपिक पढ़ लिया है, तो जब आप उसे रिसाइट करेंगे ना, तो उसमें आपने किसी बंदे को समझाना है जैसे वो बिल्कुल 5 साल का बच्चा हो। तो फाइमन टेक्निक जो है ना वन ऑफ द बेस्ट स्टडी टेक्निक है कि जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो किसी को सिखाएंगे तो वो और ज़्यादा जो है ना अच्छा आपको समझ आने लग जाएगा टॉपिक। फाइनल स्टेप रिव्यू। तो रिव्यू के अंदर आपने क्या करना है, बेसिकली आपने देखना है कि जो सा भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर आपने एक अपनी समरी तैयार करनी है कि बेसिकली इस टॉपिक को मैं कोशिश करूँगा किस तरह मैं समराइज़ कर सकता हूँ छोटे अल्फाज में। तो आपने वो करना है। इसके अलावा जो है ना आप सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस भी बना सकते हो। उनसे भी आपने क्वेश्चंस बनाए होंगे ना, उनमें से आपको कुछ ना कुछ आंसर्स मिलेंगे। उन आंसर्स में भी अब आपके कुछ ना कुछ न्यू क्वेश्चंस जनरेट होंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि मैंने इन क्वेश्चंस का भी आंसर करना है, तो वो आप रिव्यू वाले पोर्शन में करेंगे। इसके अलावा कुछ आपको पता चलेगा कि यहाँ जो है ना मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, ये मेरा नॉलेज गैप है। उस नॉलेज गैप को आपने आइडेंटिफाई करना है और उस पॉइंट को देखना है, दोबारा बुक से पढ़ना है कि यार ये क्यों चीज़ मुझे समझ नहीं आई। तो जो आपके वीक पॉइंट है वो भी हाईलाइट होंगे और आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जो SQ3R स्टडी मेथड है उसके अंदर जो हर हर स्टेप बना हुआ है ना उसका अपना एडवांटेज है। तो हम इसके अब एडवांटेज को देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले है ना सर्वे। सर्वे जो है ना बेसिकली 2 तरह आपको हेल्प करता है। एक तो ये है कि ये आपका ना एक फ्रेमवर्क बना देता है कि ये चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी है, तो आपके दिमाग को आइडिया होना शुरू हो जाता है। दूसरा, जब आपको दिमाग को आइडिया होना शुरू हो जाता है तो आप बेसिकली उस टेक्स्ट से फेमिलियराइज हो सकते हैं। तो बहुत सारी स्टडीज़ में उसमें बात हुई, अगर स्टूडेंट जो है ना वो टेक्स्ट से फेमिलियर हों पहले ही, तो उनकी जो लर्निंग है ना वो इन्हांस हो जाती है। तो बेसिकली जो सर्वे वाला पोर्शन है वो आपको जांच पहचान करा देता है कि यार ये टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, तो वो ईजी हो जाता है आपके लिए पढ़ना। जो दूसरा एडवांटेज है उसके अंदर जब आप क्वेश्चंस बना रहे होते हैं तो आप बेसिकली एक्टिवली इंगेज हो रहे होते हैं उस मटीरियल के साथ। आप बेसिकली आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही होती है, और जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो है ना आप कंसंट्रेट भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चंस बनाए होते हैं, अब आपने सोचना होता है कि मैंने इनका आंसर ढूंढना है। और आप बेसिकली एक एक्टिव रिकॉल की एक टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं, और जो एक्टिव रिकॉल है वो तो बेस्ट स्टडी टेक्निक है ना, तो वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो रही होती है। जो रिसाइट के अंदर जब आप उसे दोबारा बताएंगे तो आपकी मेमोरी की कंसोलिडेशन होगी। आप दोबारा उसमें अपने दिमाग से मेमोरी निकाल रहे होंगे, वो एक्टिव रिकॉल के थ्रू निकाल रहे होंगे। अगर आप किसी को समझा रहे होंगे तो फाइनमैन टेक्निक को यूज़ करेंगे, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। रिव्यू वाला पोर्शन है उसके अंदर आपको जो है जो भी आपने टॉपिक किया उसकी आप समरी बना सकते हैं। इसके अलावा आपका जो नॉलेज गैप होगा, जो उनसे पॉइंट आपने मिस की होगी, उनको दोबारा भी आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें मिस की थी। SQ3R जो स्टडी मेथड है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। 2 डिसएडवांटेजेस जो है ना वो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। पहली बात तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप देखें इसके अंदर 5 स्टेप हैं। इस टेक्निक के अंदर आप एक्टिव रिकॉल कर रहे होते हैं, समराइजेशन कर रहे होते हैं, आप फाइनमैन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बना रहे होते हैं। तो बेसिकली एक बड़ा ना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो बास का जो है ना स्टूडेंट को ये बड़ा ही मुश्किल लगता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सारी चीज़ें जो है ना मतलब यानी कि आपका टाइम जो है ना वो बढ़ा देंगी थोड़ा सा टॉपिक पढ़ने का। लेकिन ये उस चीज़ से बेहतर है जो आप 2 दफ़ा पढ़े होंगे, 3 दफ़ा पढ़े होंगे, 4 दफ़ा पढ़े होंगे और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी। इसके साथ एक क्लोज वेरिएंट है जिसके अंदर है PQ4R। सो ये जो मेथड है इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं। बेसिकली है इक्विवेलेंट टू ही SQ3R मेथड के। उसमें ये है कि P जो है ना वो सर्वे की इक्विवेलेंट है, और उसमें उसने प्रीव्यू किया हुआ है। Q वही है क्वेश्चन, और R जो है उसमें एक एक्स्ट्रा है। पहला तो रीड ही R है, दूसरा R है वो है रिफ्लेक्ट, जो कि एडिशनल है। तो मटेरियल पढ़ा है वो अपने दिमाग में सोचें किसी को बताने से पहले कि आपने क्या पढ़ा है, और उसके बाद उसको रिसाइट करें कि
किसी को बताया ओरल या रिटन फॉर्म के अंदर, और उसके बाद फिर आपने रिव्यू करना है। तो इसमें जो एडिशनल आ रहा है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट है। तो आप अगर इसमें और ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी करने लगे तो आप एक रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ऐड, जिसमें आपने जब रीड कर लिया तो अपने पहले दिमाग में सोचना है कि अच्छा मैंने क्या पढ़ा है टॉपिक, अच्छा ये किस तरह का था, उसमें क्या बातें थी, और उसके बाद रिसाइड करना है, किसी को समझाना है। SP3R जो स्टडी मेथड है, अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं और एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो तो वो जो है ना बेस्ट स्टडी मेथड है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने नोट्स बनाया और वो कोई ऐसा तरीका हो जो एक्टिव रिकॉल को यूज़ करे और आप साथ साथ बेहतरीन किस्म के नोट्स भी बना लें, तो वो तरीका है कोरोनल नोट्स सिस्टम। तो मैं इसकी वीडियो का लिंक यहाँ दे दूँगा आपको, आप इसको क्लिक करके कोरोनल नोट्स को देख सकते हैं कि वो किस तरह बना सकते हैं और किस तरह कोरोनल नोट्स जो है ना वो हेल्प आउट कर सकता है बाद में, जब हमने बाद में रिवीजन करनी हो। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।